हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो आपके यूजीसी नेट के 2020 के 24 सितंबर से लेकर के 5 नवंबर तक जो परीक्षाएं हुई थी, उनमें 24/9/2020 यानी कि 24 सितंबर 2020 को जो 25 कोर संस्कृत की परीक्षा हुई थी सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, तो उस प्रश्न पत्र के ऊपर में जो संस्कृत का भाग है, उस संस्कृत के भाग के प्रश्न के ऊपर में चर्चा करेंगे। इसमें मैंने एक चीज रखा है कि पहले जैसे मैंने पूरे पूरे प्रश्न पत्र की ओर चर्चा किया था, जैसे कि मान लो आपके 50-50 क्वेश्चन करके मैंने पहले क्वेश्चंस के आंसर केवल बताए थे। इस बार मैं थोड़ी सी इसमें स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा हूँ। हाँ, और इसमें जो प्रश्न है उन केवल एक प्रश्न को लेकर के उसके उसके ऊपर में आपके जितनी भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हाँ, सामान्यतया जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर में चर्चा करेंगे। जैसे आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु ग्रंथेषु अंबिका दत्त व्यासस्य रचना वर्तते, प्रतिज्ञा योगांधरायण प्रतिमा नाटकम शिवराज विजयम मृच्छकटिकम। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये आपका यहाँ आज से ये जो है सीरीज आज से चालू कर रहे हैं। इस सीरीज का ये क्या है, आपका यूजीसी नेट जेआरएफ सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये आपका 24/9/2020 का जो एग्जाम हुआ उसका है। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा 25 कोड के लिए भी और 73 कोड के लिए भी। ठीक है, साथ में ये डीएसएसबी के पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर हो या और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये जरूरी रहेगा। ये हमारा संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, या आप इसमें आपका ये वीडियो जो है, इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब करने का बटन आएगा, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करिएगा। हाँ, और ये जो है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसमें आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे क्विज करवाया जाता है और आपका क्विज भी होगा एग्जाम से रिलेटेड। और उसके अलावा आपका ये है कि आपके जैसे क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर चाहिए या कोई भी चीज आपको चाहिए होगा तो आप इस ग्रुप में बोल सकते हैं, उस ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या एक, अधोलिखितेषु ग्रंथेषु अंबिका दत्त व्यासस्य रचना वर्तते। वही प्रश्न है, वही प्रतिज्ञा युगांधरायण प्रतिमा नाटकम शिवराज विजयम या मृच्छकटिकम। ये चार इसके ऑप्शन है। तो अब इसमें सबसे पहले तो देखो इसका आंसर क्या होगा। इसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये प्रतिज्ञा योगांधरायण और प्रतिमा नाटकम, ये दोनों जो है आपके महाकवि भाष्य है। ठीक है, शिवराज विजयम, इसका आंसर जो है आपका शिवराज विजय है। हाँ, वो आपका अंबिका दत्त व्यास का है। और मृच्छकटिकम जो कि आपको बहुत सभी को पता ही होगा, शूद्रक के द्वारा रचित है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास, ये तो इसका आंसर हो गया। अब इसके अलावा थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा है अंबिका दत्त व्यास सबसे पहले। तो देखो अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में, संस्कृत भाषा के आधुनिक साहित्यकारों में अंबिका दत्त व्यास अग्रगण्य है। हाँ, सब मतलब अग्रगण्य है, मतलब सबसे पहले गिने जाते हैं। इनमें प्राचीनता और नवीनता दोनों का समन्वय मिलता है। अपने अल्प जीवन काल तथा प्रायः कष्टमय जीवन यात्रा के होने पर भी समय और प्रतिभा का सदुपयोग करके इन्होंने हिंदी संस्कृत में छोटी बड़ी 78 पुस्तकें लिखी। ठीक है, इनकी कितनी पुस्तकें थी? 78 पुस्तकें थे। हाँ, जिनमें कुछ अप्रकाशित है। ठीक है, इन्हें सर्वाधिक ख्याति महाराष्ट्र केसरी शिवाजी के जीवन वृत्त पर आश्रित संस्कृत उपन्यास शिवराज विजय की रचना से प्राप्त हुई। यही हमारे प्रश्न का आंसर है, देख सकते हो। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यासस्य रचना का वर्तते, तो शिवराज विजयम। ठीक है, उनकी रचना कौन सी थी? तो शिवराज विजय। इसी की रचना इन्होंने 1898
यानी कि देखो 58 से 30 वर्ष, 40 वर्ष में, ठीक है, 40 वर्ष के जब थे उन्होंने उनमें उसमें की थी। हाँ, 1898 में की, किंतु इसका मुद्रण जो है 1900 ईस्वी में हुआ। यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई, हाँ, तो उस समय में लगभग उनके मृत्यु के समय में या मृत्यु होने पर के बाद हुआ। इनकी ये पता नहीं है कब हुआ, लेकिन 1900 ईस्वी में हुआ। देखो 1900 ईस्वी में इनका देहावसान भी हुआ था। इनकी एक संस्कृत कृति सामवत नाटक है, जो 1888 में खड्ग विलास प्रेस पटना से प्रकाशित हुआ था। आधुनिक लेखक होने के कारण तथा सरकारी सेवा में रहने के कारण इनके जीवन से संबद्ध बहुत सी बातें ज्ञात हैं। स्वयं व्यास जी मतलब अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहारी विहार की भूमिका में अपने पूर्वजों तथा अपने विषय में भी पर्याप्त सूचना दी है। देखो हमारे यहाँ के संस्कृत साहित्य के अंदर में या संस्कृत वाङ्मय के अंदर में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जो कवि होते हैं या जो लेखक होते हैं उनके बारे में ज्यादा पता नहीं रहता है। तो इन्होंने तो खुद अपने बारे में बताया है, ठीक है। इनके पूर्वज जयपुर के निवासी थे और जो सपरिवार काशी आकर बस गए थे। शैक्षणिक वातावरण से पूर्ण परिवार में व्यास जी की प्रतिभा बाल्यावस्था में प्रकट होने लगी। काशी राजकीय संस्कृत कॉलेज से आचार्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इन्होंने बिहार के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। यानी कि ये एक आपके शिक्षक थे, ठीक है। और ये बहुत अच्छे विद्वान भी थे। इनकी जब अंबिका दत्त व्यास की कृति जो शिवराज विजय है, शिवराज विजय बाल्यावस्था में लगती है, जैसे हमने भी ये पूर्व मध्यमा में पढ़ा था। शिवराज विजय बहुत बढ़िया है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। तो ये जो है इसका आपका मंगलाचरण, फिर उसके बाद बहुत बढ़िया। और इसका एक श्लोक जो द्वितीय निश्वास का बहुत बढ़िया श्लोक जो है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हशिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहारः। ये जो श्लोक है बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो ये बहुत अच्छे मतलब आपके उपन्यासकार माने गए हैं। संस्कृत में उपन्यास की विधा में अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय सबसे ऊपर रखा जाता है। अंतिम समय में 1-2 वर्षों के लिए वे पटना कॉलेज में भी अध्यापक थे। 15 नवंबर 1900 को इनका देहांत हुआ, ठीक है। अब आते हैं शिवराज विजय। ये जो शिवराज विजय है उसके बारे में देख लेते हैं। को स्वयं व्यास जी ने ऐतिहासिक उपन्यास कहा है। ऐतिहासिक उपन्यास, उपन्यास की विधा देखो हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर में कथा, आख्यायिका, हाँ ये इसकी इसकी विधा है कथा और आख्यायिका की। हाँ, परंतु उपन्यास जो है आधुनिक जो आपके साहित्यिक शैली है, लेखन शैली, उसके अंदर में आता है। तो उसी संस्कृत का उपन्यास जो है शिवराज विजय कहा जाता है, क्योंकि उपन्यास की पाश्चात्य विधा में यह ढला हुआ है। मतलब पाश्चात्य विधा जो है ना उसमें उपन्यास में यह ढला हुआ है। यह विधा व्यास जी को बंगला उपन्यासों से प्राप्त हुई थी। गद्य काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में इन्होंने खुद लिखा, उपन्यास पदेनापि तदेव परिकथ्यते यथा कादम्बरी यद्वा शिवराज जयो मम। हाँ, वैसे संस्कृत की प्राचीन व्यवस्था के अनुसार इसे आख्यायिका कह सकते हैं। इनमें 3 विराम है, ठीक है, 3 विराम है और प्रत्येक विराम के अंदर में 4-4 निश्वासों में विभक्त है। तो एक विराम 4 निश्वास का, दूसरा विराम 4 निश्वास का, तीसरा विराम 4 निश्वास का। तो टोटल इसमें कितने निश्वास हो गए? 12 निश्वास हो गए और 3 विराम हो गए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए शिवराज विजय में कितने निश्वास है, तो आपको 12 निश्वास ये लगाना होगा, ठीक है। और आपके कितने विराम है इसके अंदर में? 3 विराम। इसका कथानक इस प्रकार है, दक्षिण में मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से उद्विग्न होकर शिवाजी शिवराज स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ करते हैं। उन्हें अपने कार्य में क्रमशः सफलता मिलती है।
उनकी विजयों से संतप्त बीजापुर का शासक उन्हें मारने के लिए अफजल खां को भेजता है, अफजल खान को। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, शिवाजी महाराज ने जिनको अपना नख लगा करके शिवाजी को चीर दिया था। हाँ, बहुत छोटे से थे शिवाजी महाराज। हाँ, और उन्होंने उनकी छाती चीर दी थी। ठीक है ना, जिसे शिवाजी यमलोक पहुंचा देते हैं। उन अनेक प्रासंगिक कथाओं के अंत में शिवाजी के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र की मुक्ति का वर्णन है। इसमें ऐतिहासिक पात्रों के अतिरिक्त अनेक पात्रों की कल्पना लेखक ने की है। शिवराज विजय के द्वारा व्यास जी ने तात्कालिक स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित किया था। शिवाजी जैसे वीर पुरुष के आगमन की प्रतीक्षा भारतवर्ष की मुक्ति के लिए की जा रही थी। तो ये इतना थोड़ा सा मैंने, क्योंकि ज्यादा विस्तार भी नहीं, और जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीजें मैंने आपको बताई इसमें। तो ये आपका शिवराज विजय में आपका पता लग गया। अंबिका दत्त व्यास जी ये वस्तुतः एक शिक्षक थे। इनका जन्म 1858 में हुआ था, 1900 में इनका देहावसान हुआ, और इन्होंने 1898 में शिवराज विजय लिखी थी। और शिवराज विजय जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, और ये आपके शिक्षक थे। हाँ, और ये बिहार के अंदर में शिक्षक थे। लास्ट के 2 वर्ष ये पटना में पटना के कॉलेज में भी ये शिक्षक रहे। ठीक है ना, ये देखिए पटना कॉलेज में भी ये अध्यापक रहे। ठीक, अब आते हैं हम इसमें भास। ये आधुनिक रूपक मतलब आधुनिक रूपककार क्या, ये जो रूपक, जो 10 प्रकार के रूपक होते हैं, साहित्य के अंदर में बताया गया है, नाटक, प्रकरण, भान, हाँ ये हमें अंक, ये जो बताए गए हैं 10 रूपक, उन 10 रूपकों में भास का नाम जो है सबसे प्रसिद्ध लिया जाता है। ठीक है ना। और भास का एक जो नाटक है वो सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। वो कौन सा? स्वप्न वासव दत्तम। यह स्वप्न वासव दत्तम बहुत प्रसिद्ध नाटक है, और ये इसका पूरा स्वप्न वासव दत्तम पढ़ाया हुआ है ये संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल पे ही। जिस किसी के भी पाठ्यक्रमों में लगता है ये स्वप्न वासव दत्तम, तो इसलिए आप लोगों को बीए एमए में जिसके भी लगा होगा वो यहाँ से देख सकते हैं। पूरा का पूरा स्वप्न वासव दत्तम पर पूरा वीडियो उसमें उपलब्ध है। उसमें पूरा स्वप्न वासव दत्तम एक एक श्लोक और पंक्तिशः बताया गया है। ठीक है, भास की चर्चा अनेक प्राचीन कवियों लेखकों ने की थी, जिनमें कालिदास ने अपने मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तावना में भास आदि कवियों का वर्णन किया है। ठीक है, महाकवि बाण ने भी हर्षचरित की प्रस्तावना में भास का नाम लिया है। हाँ, दंडी की अवंत सुंदरी कथा के 11वें श्लोक में भी वर्णित है। वाकपति राज गौड़ गाथा 800 में भी इसका वर्णित है, भास का नाम लिया गया है। राजशेखर सुक्ति मुक्तावली में उद्धृत पद्य जो है भास नाटक चक्रेपी, इस प्रकार का पद्य, उसके अंदर में भी भास का नाम आया है। सगर नंदी नाटक लक्षण रत्नकोश में भी आया है उनका। सगर नंदी का ग्रंथ है नाटक लक्षण रत्नकोश। हाँ, रामचंद्र गुणचंद्र ये नाट्य दर्पण गायकवाड़, इसमें भी आपका पृष्ठ संख्या 84 में वर्णन है। हाँ, भोजदेव श्रृंगार प्रकाश द्वादश प्रकाश में अभिनव गुप्त की लोचन टीका। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ। लोचन टीका जो है अभिनव गुप्त ने किस पर लिखी, किस ग्रंथ पर लिखी है? ठीक है, ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 25 कोड के पाठ्यक्रम में लगा भी हुआ है ये सिलेबस के अंदर में, तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। फिर भी आधुनिक युग में भास की रचनाओं को प्रकाश में 1909 ईस्वी में डॉक्टर गणपति शास्त्री 1860 से लेकर के 1926 ईस्वी ही ले आए। इन्होंने ही क्या है, जो आपके भास के 13 रूपकों का, इनको एक अभी ये देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, लेकिन भास के जो रूपक है उन रूपकों को प्रकाशित करने का या रूपकों को सामने लाने का कार्य ये गणपति शास्त्री के द्वारा किया गया। केरल राज्य के पद्मनाभपुरम के निकट
मनलिकर मठ से उन्हें मलयालम लिपि में, ठीक है, मलयालम लिपि में 105 पृष्ठों की गठरी मिली। ठीक है, केरल के अंदर में अभी भी बहुत सी ऐसे पांडुलिपियां मिलती हैं, तो उनमें मलयालम लिपि में 105 पृष्ठों की एक गठरी मिली, जिसमें भास के 10 रूपक पूरे और 1 रूपक खंडित रूप से प्राप्त हुए। ठीक है, अभिषेक और प्रतिमा नाटक बाद की यात्राओं में उन्हें मिले। अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम जो है बाद में उन्हें मिले। और विंसेंट इस उपलब्धि का प्रचुर प्रसार किया। किसने प्रचुर प्रसार किया? विंसेंट स्मिथ का भी नाम याद रखिएगा। आपके पाठ्यक्रम के अंदर में जब देखेंगे 25 कोड के पाठ्यक्रम में भास का नाम लिया गया है। भास के महाकवि भास हो गया, कालिदास, अश्वघोष, माघ, इन सबके सामान्य परिचय जानना जरूरी है। तो उसमें जो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसने उनको उनके ग्रंथों को प्रकाशित, तो गणपति शास्त्री ने, हाँ आपका, और विंसेंट स्मिथ ने इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और कितने ग्रंथ मिले थे? 13 ग्रंथ मिले। तो 105 पृष्ठों की पूरी गठरी मिली। ठीक है, 10 रूपक और बाद में 1 रूपक खंडित रूप में, और 10 जो है पूर्ण रूप में मिले। और अभिषेक और प्रतिमा नाटकम बाद में जोड़ा गया, बाद में आए। तो कुल भास की कुल 13 उपलब्ध रचनाओं को निम्नलिखित 4 वर्गों में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं तो कहूंगा ये आप लोग अपना उतार करके अपने नोटबुक में एक नोट्स की तरह बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब मैं और क्वेश्चंस दिखाऊंगा, इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, भास के रूपक पहला है, देखो 4 भागों में उनको विभाजित किया है। ठीक है, मुख्यतया जो है इनका रामायण मूलक और महाभारत मूलक। महाभारत मूलक जो है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आपके महाभारत मूलक है, 2 रामायण मूलक है, और 2 उदयन कथा मूलक है। ठीक है, राजा उदयन की कथा मूलक 2 है। हाँ, और आपका लोक कथा मूलक अभिमारक और चारुदत्तम पे ही आपका शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा। ठीक है, उसका नायक भी चारुदत्त ही है। ठीक, तो उदयन कथा मूलक कौन है? प्रतिज्ञा योगांधरायण और स्वप्नवासो दत्तम। तो देखो, प्रतिज्ञा योगांधरायण के ही आगे की कथा स्वप्नवासो दत्तम में बताया गया। और स्वप्नवासो दत्तम तो जरूर पढ़ो, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के अंदर में भी स्वप्नवासो दत्तम लगा हुआ है, और आपका ये बहुत बढ़िया नाटक है। ठीक है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ सबसे प्रसिद्ध, वैसे ही स्वप्नवासो दत्तम भी बहुत प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सबने सुना होगा, वैसे भास का आपका स्वप्नवासो दत्तम। उसके बाद में आते हैं रामायण मूलक में प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटकम। ये 2 रामायण पर आधारित है। रामायण का उपजीव्य है। ठीक है, ये मतलब रामायण के उपजीव्य काव्य है। ठीक, उसके बाद में आते हैं आपका महाभारत मूलक उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग और बालचरित। ये आपके 7 जो रूपक हैं, इन 7 रूपकों का आपका रूपक जो है इन्होंने महाभारत पर आधारित लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद लोक कथा मूलक जो है आपका कौन कौन से? अभिमारक और आपका चारुदत्त। ये आपके 2 हो गए लोक कथा मूलक। अब मैं इनके बारे में भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके इस वीडियो में बताने वाला था, परंतु क्या है, वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने वो बताया नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं हम, देखिए भास का, ये देखिए प्रतिज्ञा योगांधरायण और प्रतिमा नाटकम। प्रतिज्ञा योगांधरायण कैसा है? उदयन कथा मूलक है। और प्रतिमा नाटकम कैसा है? आपका रामायण कथा मूलक है। ठीक है, रामायण कथा मूलक दूसरा कौन सा हो गया? अभिषेक नाटकम। ठीक, और उदयन कथा मूलक दूसरा कौन सा हो गया आपका? स्वप्नवासो दत्तम। ये इस प्रकार आपको सारे याद होने चाहिए,
क्योंकि अगर आपको ये सारे याद है तब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व करोगे, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर नहीं याद है तो आप क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। और आजकल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको अभी और प्रश्न जब दिखाऊंगा, हाँ अभी तो एक प्रश्न को लेकर के मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं और आगे जब प्रश्न करूंगा तो बहुत देखना, बहुत सरल सरल क्वेश्चन क्वेश्चन है, लेकिन वो गलत होते हैं लोगों के। और वो लोगों के गलत क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं, मतलब क्या है, उसको याद नहीं रहता। अब जैसे सारे के सारे याद हैं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और आपने केवल दो तीन बार पढ़ रखा है तो फिर आप वहां पर जाकर के महाभारत मूलक है, जैसे अभिषेक नाटकम, अभिषेक नाटकम क्या पता कहीं आप वहाँ सोचो अभिषेक शब्द से महाभारत में भी अभिषेक हुआ है, हाँ और यहाँ पे भी अभिषेक, तो अब इसमें किससे होगा, महाभारत से या रामायण से? इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा शूद्रक के बारे में जान लेते हैं। शूद्रक, हाँ जिनका की रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिक सामाजिक रूपक के रचयिता के रूप में शूद्रक संस्कृत जगत में विख्यात है। मृच्छकटिक के प्रस्तावना में 3 पद्यों में किसी परवर्ती कवि ने इनका वर्णन किया है कि वे शारीरिक सौंदर्य से विभूषित, परिपूर्णेन्दु मुखः, सुविग्रहश्च, ब्राह्मणों में प्रमुख, अगाध शक्ति संपन्न एवं कवि थे। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, गणित, संगीत, नृत्यादि कला, वैशिकी और गज शास्त्र में निपुण शूद्रक ने शिव के प्रसाद से अज्ञानांधकार से रहित दिव्य दृष्टि पाकर पुत्र को राज्य देकर अश्वमेध यज्ञ करके 100 वर्ष और 10 दिन की लंबी आयु पाकर अग्नि में प्रवेश किया था। लब्ध्वा चायु शताब्दम 10 दिन सहितम शूद्रकोऽग्निं प्रविष्टः। ठीक है, यही नहीं, वे महान योद्धा और तपस्वी, वे महान योद्धा वे महान योद्धा, तपस्वी और वेदज्ञों में श्रेष्ठ भी थे। ठीक है, फिर श्लोक है, ये श्लोक दिया हुआ है उनके ऊपर में। क्या श्लोक है? समर व्यसनी प्रमाद शून्य, ककुदम वेद विदाम तपोधनश्च, परवारण बाहु युद्ध लुब्ध, क्षितिपालः किल शूद्रको बभूव। ठीक है, हाँ समर व्यसनी, समर व्यसनी का मतलब क्या है आपका? समर मतलब युद्ध, युद्ध का व्यसन, जो क्या है अपना युद्ध करने वाला, मतलब बहुत वीर है। हाँ, इससे ये पता लगता है कि वो बहुत वीर थे, हाँ युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है, शक्ति संपन्न थे। ठीक, अगाध शक्ति संपन्न। प्रमाद शून्य, प्रमाद मतलब प्रमाद आलस्य, इससे शून्य थे वो। ककुदम वेद विद्याम, वेद विदाम, हाँ ककुद वेद विद्या, वेद विदा वेदविद थे। तपोधनश्च, तपो के धनी थे। परवारण बाहु युद्ध लुब्धा, हाँ बाहु युद्ध लुब्धा मतलब आपका ये है कि बाहु से युद्ध करना, मतलब ये आपका बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न थे, मतलब युद्ध लुब्धा, युद्ध को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। क्षितिपाला, क्षितिपाला, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, हाँ पृथ्वी के पालन करता, किल शूद्र को बहुआ, शूद्रक हुए। ठीक है, मृच्छकटिकम का पहला श्लोक है, पहले अंक का 5वां श्लोक है। ठीक, अब मृच्छकटिकम के अंदर में 10 अंक है। ठीक है, और उन 10 अंकों के नाम के ऊपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 अंकों के नाम आपके लिए, यहाँ पे मैं 10 अंकों के नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहला अंक है, क्योंकि इसकी कहानी वगैरह आगे और प्रश्न आएंगे, तो जब इसके मृच्छकटिकम पर आधारित प्रश्न होंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा। हाँ, तो अभी इसमें 10 अलंकार, 10 अंकों के नाम जो है इस पे प्रश्न पूछते हैं, तो उनमें अंकों के नाम को देख लेते हैं। जैसे पहले प्रथम अंक का नाम हो गया अलंकार न्यास। अलंकार न्यास, इसमें वसंत सेना जो है वो क्या करती है, अपने अलंकारों को चारुदत्त के पास में न्यास के रूप में रख देती है। ठीक है, फिर इसके बाद द्वितीय अंक के अंदर में द्यूतकर संवाहक, द्यूतकर संवाहक। ठीक है, द्यूतकर संवाहक मतलब जो है आपका
इसके अंदर में जो द्युतकर होता है उसका मतलब क्या है, आपका जो पीछा करते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ वसंत सेना के पास में पहुंच करके फिर उसको छुड़ा देती है। फिर वो हमेशा के लिए मतलब वो बोलता है कि मैं आपका दासी हो गया। इस प्रकार इसमें कहानी है। कहानी को आप जब पढ़ोगे, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार तो मृच्छकटिकम जरूर पढ़ना चाहिए। भले ही पूरा मृच्छकटिकम ना पढ़ पाए, लेकिन उसके जो कथा सार है जरूर पढ़ो, बहुत बढ़िया है। इसका तृतीय अंक संधिच्छेद, इसमें संधिच्छेद है। चतुर्थ अंक मदनिका सर्विलक, ठीक है, चतुर्थ अंक है। पांचवा अंक दुर्दिन। छठा अंक प्रवहन विपर्य। सातवां अंक आर्य का अपहरण। आर्यक का अपहरण मतलब आर्यक अपहरण, ठीक है, आर्यक अपहरण। फिर उसके बाद में अष्टम अंक वसंत सेना मोटन। मोटन का मतलब गला घोटना, वसंत सेना का गला घोटता है, ठीक है ना, गला घोटना, मोटन, ठीक। और नवम अंक व्यवहार। दसम अंक संहार। ये टोटल 10 अंकों के नाम है। एक लाइन से याद रखिए, क्योंकि आजकल जो जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है उन लोगों को पता है कि ऐसे 4-5 नाम दे देंगे आगे पीछे करके, और बोलेंगे इसको अरेंज करो, अंकों के नाम के अनुसार अरेंज करो। हाँ, या तो फिर पूछ देंगे चतुर्थ अंक चतुर्थ अंक का नाम क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ देंगे। तो ये 2-3 प्रकार है प्रश्न पूछने के, और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, बहुत बार पूछे। अभी अभी के एग्जाम के अंदर में जैसे अभी आगे देखोगे तो पूछे गए हैं। तो वो हम लोग उसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्नों को और देखेंगे, मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा ऐसे ही, और इससे ज्यादा अच्छे तरीके से, ताकि आपको एग्जाम में, जब आने वाला एग्जाम है आपका 2 मई से लेकर के 17 मई के बीच में जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए मैं वो आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, अब ये एक बार देख लीजिए। आंसर तो आपको पता लग गया था, इसका शिवराज विजय है, अंबिकादित्य व्यास की रचना। मृच्छकटिकम का शूद्रक है, और ये प्रकरण है, इसमें 10 अंक हैं, ठीक। चलिए, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।